ठीक है डॉक्टर फातिमा, आप वो जो हम यंग लोगों में कैंसर के वाले से बात कर रहे थे, आप क्या सिग्नल्स देखती हैं? मैं लोगों को वही बात है ना, मैं लोगों को देख रही हूँ, लोग पिलाटीज पे जा रहे हैं, लोग बहुत अच्छा खा रहे हैं, लोग डाइट कर रहे हैं, हर जो नई डाइट आई लोग वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी समहाउ कहीं ना कहीं अंदर, क्योंकि जैसे कैंसर सेल्स वो ज़्यादा एक्टिव थे, वो हर चीज़ से जीत रहे थे, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हम यंग लोगों में देखते हैं और कहाँ पे हमें अलार्म होना चाहिए? Basically, symptoms are not different for young and adults. They are same. But usually जैसे डॉक्टर साइमन ने भी बताया कि जो आपके अलार्मिंग साइंस होते हैं वो आपने पकड़ने होते हैं. अब वो अलार्मिंग साइंस जो कैंसर में है ना, ज़्यादातर पेनलेस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई अल्सर हुआ माउथ कैंसर्स में, वो पेनलेस अल्सर है. बॉडी के कहीं पे भी लंप हो गया, कोई गिल्टी हो गई, वो पेनलेस है. ब्रेस्ट में लंप हुआ, वो भी पेनलेस है. ये जो पेनलेस कंडीशन है ना, ये डिलेड प्रेजेंटेशन कराती है, क्योंकि पेशेंट जो है डॉक्टर के पास उसी वक्त आता है जब इंसान को दर्द होगा. दर्द नहीं है उससे पहले नहीं आएगा. जब दर्द नहीं है तो वो पेशेंट बोलता है ठीक है, अल्सर हो गया, कोई बात नहीं, इस साइड से नहीं खा सकता, दूसरी साइड से खा लूंगा. यहाँ पे जख्म हो गया, कोई मसला नहीं है. कोई गिल्टी होती है, पेशेंट बोलता है ओके, अगर गिल्टी है तो कुछ तंग तो नहीं कर रही ना, वो पेशेंट प्रेजेंट नहीं करता. फ्लेक्स ये कह रहे थे कि मेरा पेन का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा, लोग कहते हैं नहीं भाई मेरे में सब्र बहुत है, मैं अजियत को बस, तो ये उनको खुद आइडिया नहीं कि वो कितनी गलत चीज़ कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो ये ना एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जो प्रेजेंटेशन है ना वो पेनलेस है. कैंसर अगर पेनफुल होता है ना, अक्सर कोई लम्प पेनफुल होता है ना, तो हम पहली हिस्ट्री में ही समझ जाते हैं कि पेशेंट बोले कि ये पेनफुल गुठली है, तो हम थोड़े से तसल्ली बख्श हो सकते हैं कि इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके ये इन्फेक्शन हो सकता है. क्योंकि इन्फेक्शन वाली ना वो टेंडर होती है, हाथ लगाने में वो वार्म होती है, तो पता चल रहा होता है कि ठीक है ये इन्फेक्शन हो सकता है, और फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेट करवा के कि ये क्या है. लेकिन अगर कोई पेनलेस लम्प के साथ पेशेंट प्रेजेंट आता है ना, तो हम भी अलार्म हो जाते हैं कि अब मसला है. डॉक्टर साहब, आप लोगों के लिए चैलेंज कहाँ आता है, मुझे आप लोग ये बताएंगे. आई एम श्योर कि बहुत सारे आप लोगों के केसेस ऐसे आते होंगे जो आपके लिए भी काफ़ी होते होंगे कि ये थोड़ा डिफरेंट. सबसे ज़्यादा ना ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस करने में हमें सबसे ज़्यादा चैलेंज फील होता है, बिकॉज ट्रीटमेंट जैसे बताया बाकी सब ने भी कि वो लंबा ड्यूरेशन होता है. इट्स नॉट लाइक कि आप एक बार गए ओआर में, आपने इसको रिमूव कर भी दिया तो वो इतनी मैसिव सर्जरी होती है और इतनी एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं कि इसके बाद पेशेंट को ये बताना मुश्किल हो जाता है कि अभी तो ये एक इलाज का हिस्सा था, इसके बाद अब कीमो भी होनी है, इसके बाद आपको शुआएं भी लगनी है, जो कि लंबा 30 डेज का प्रोसीजर है. तो ये इलाज इतना लंबा होता है कि उसमें ना सिर्फ पेशेंट के साइड इफ़ेक्ट्स, पेशेंट के फाइनेंसेस, पेशेंट के फिजिकल आउटकम्स, ये सारे अफेक्ट हो रहे होते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो हमें डिफ़िकल्टी फेज आती है ना, तो वो पेशेंट्स को इलाज के बारे में बताना और फिर ये सब बताना कि ये इलाज कहाँ कहाँ से पॉसिबल है, क्योंकि उनके फाइनेंसेस भी पूरे ड्रेन हो जाते हैं इन सारी चीज़ों पे. ट्रू. डॉक्टर साहब, आप कहाँ पे ज़्यादा चैलेंज फील करते हैं यहाँ पे? क्योंकि देखिए, और जितनी तेज़ी से ये जो कैंसर, हमारे मुंह का कैंसर बढ़े, तो खैर बड़ा आप लोग जो देखते हैं वो तो हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों को मुंह का कैंसर होता है नहीं देखा जा सकता, उनको नहीं देखा जा सकता, बट आप लोग उनसे डील कर रहे होते हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी कितना मुश्किल होता है, और वो जो गुजरा होता है उसके लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता है सब कुछ. देखिए, सबसे पहले जो हम चैलेंज फेस करते हैं, पेशेंट जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिनाइल में होते हैं, वो डॉक्टर से रब्ता ही नहीं करते. फिर दूसरा मसला आता है, जब वो डॉक्टर से रब्ता करते हैं तो वो किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका उस मर्ज से डीलिंग ही कोई ताल्लुक नहीं है. देन जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं तो वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके होते हैं. सो हमने कुछ अभी अपने रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ आवर पेशेंट, इवन साउथ एशिया में 60 to 70% जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो स्टेज 3 या स्टेज 4 होते हैं. जब स्टेज 3 और स्टेज 4 की बात हो रही होती है, तो अब पेशेंट अगर हमारे पास आ भी गया तो नाउ ट्रीटमेंट बिकम्स अ चैलेंज एज वेल. सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी. सर्जरी इटसेल्फ इज़ अ मैसिव सर्जरी, उसके अंदर भी जो है मल्टीपल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है. सो प्रॉब्लम है इसके, अब ये एक्सपर्टीज़ हर हस्पताल में मौजूद भी नहीं है. कुछ कराची के बड़े अस्पताल हैं या पाकिस्तान के बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर हेड एंड नेक सर्जरी करने वाले लोग मौजूद हैं. फिर जब रिसेक्शंस हो जाती हैं तो रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है, फिर उसके बाद शुआओं की ज़रूरत है, उसके बाद कीमोथेरेपी की ज़रूरत है. जब ये ट्रीटमेंट भी पूरी हो जाती है तो हमारे पास स्पीच थेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट, इनकी भी कमी है. सो होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हेड एंड नेक सर्जन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है. मुझे मौका मिला था, मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए यूके गया एंड देन आई वर्कड एज अ कंसल्टेंट देयर एज वेल. सो डॉक्टर साहब, हम बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक आ गई छोटी सी, ठीक है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का शो हम कर रहे हैं कैंसर के अलामात के हवाले से। वो ऐसी अलामात जिनको बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं और इसी से मुतालिक आपका कोई सवाल भी हो तो डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर रहीम, आप बात कर रहे थे अपने यूके की कुछ एक्सपीरियंस के हवाले से। जी सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ तो पेशेंट फैक्टर्स हैं कि जी पेशेंट देर से आ रहे हैं या कहीं और से गलत जगहों से जो है वो कंसल्ट कर रहे हैं। फिर हॉस्पिटल फैक्टर्स भी आते हैं। सो हमारे पास जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि ओनली हैंडफुल हॉस्पिटल्स हैं जो हेड एंड नेक कैंसर की अगर मैं बात करूं तो होलिस्टिक अप्रोच के साथ या ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज इतनी एक्सपर्टीज ज़रूरत होती है कि रिसेक्शन, रिकन्स्ट्रक्शन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी। अब ये चार तो हमने फैक्टर की बात कर ली। एज ए सर्जन, एज ए डॉक्टर कम्युनिटी भी जो अगर हम बात करते हैं, जो लोग स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर को डील कर रहे होते हैं, तो एक टर्म होती है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, ठीक है। तो उसमें भी हम चार लोग तो शामिल हो जाते हैं कि जी सर्जन भी शामिल है, शुआओं के डॉक्टर, कीमो के डॉक्टर, रेडियोलॉजी वाले डॉक्टर सब शामिल है। बट हम ये भूल जाते हैं कि स्पीच थेरेपी भी एक चीज़ है, न्यूट्रिशन सपोर्ट भी एक चीज़ है। सो मैं जो यूके का जिक्र कर रहा था तो आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग देयर UCLH लंदन के अंदर। तो वहाँ पे एक वो इट वाज जस्ट फॉर हेड एंड नेक सर्जरी, और उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जब हमारे पास पेशेंट एज ए सर्जन मैं देख रहा हूँ तो मेरे साथ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी है, उसी दौरान जो है वहाँ हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, इंटायर पैनल। और बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट मरीज एक ही जगह पे हर किसी को कंसल्ट भी कर लेता है। बिफोर द सर्जरी स्पीच थेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट ने देख लिया, जरूरत ही नहीं, एक ही जगह पे सब कुछ हो रहा है। सो एज अ सर्जन मुझे बड़ा सपोर्ट था कि जी स्पीच थेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो ऑलरेडी पेशेंट को बिल्ड कर रहा है फॉर द सर्जरी, एंड देन जब सर्जरी हो जाएगी तो जब वो पेशेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को भी हेल्प होगी कि वो वेट लॉस नहीं करेगा, वो उनकी जो सोलिंग है वो भी बहुत बेहतर होगी। तो इट मेक्स अ सेंस, राइट। सो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पेशेंट के मसले नहीं है, हमें कैंसर केयर को भी डिफरेंट अप्रोच के साथ ट्रीट करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने तेजी से फैल भी रहा है, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कुरतलैन हमारे। जी कुरतलैन, क्या पूछना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मुझे आपकी मेरा सवाल है कि मेरी पप्पा को 2 साल पहले कैंसर हुआ था। जी जी। और उन्होंने ना कीमोथेरेपी नहीं करवाई थी, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो उनको कौन सी सर्जरी हो गई थी, गिल्टी निकाल दी गई थी ना, ब्रेस्ट कैंसर था उनको। अच्छा ठीक है। तो अभी उनका दर्द नहीं जा रहा सिर्फ, और वो MRI करवाती हैं या CT स्कैन करवाती हैं ना तो ठीक आ रहा है, लेकिन सिर्फ दर्द नहीं जा रहा है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? प्लीज डॉक्टर से इंफॉर्मेशन लेनी थी, क्या हमें क्या करना चाहिए? क्या दोबारा चेकअप करवाना चाहिए, कीमोथेरेपी लेनी चाहिए? कुरतलैन मंडी भाउद्दीन में। ये आपकी पप्पो कहाँ रहती है? दर्द कहाँ पर है? वो इधर मंडी भाउद्दीन में है। अच्छा, और वो जो दर्द की शिकायत करी, क्या उनको चेस्ट में ही पेन है? जी चेस्ट में होता है, और पट्टों का खिंचाव बहुत ज्यादा उसी बाजू में, लेफ्ट साइड पे बाजू में। अच्छा ठीक है, आपको सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? ओके, इसके बाद रेडिएशन हुई थी, इनकी शुआएं हुई थी या सिर्फ सर्जरी हुई है उनकी? नहीं मैम, कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ सर्जरी हुई थी और गिल्टी निकाल दी थी, चेस्ट भी रिमूव हो गया था पूरा मुकम्मल। ओके ओके, और आगे बस कुछ भी नहीं हुआ? नहीं फिर कुछ भी नहीं हुआ, फिर ना तो कीमोथेरेपी हुई ना रेडिएशन थेरेपी हुई है। अच्छा ठीक है। वैसे कौन सी स्टेज में थी आपकी पप्पो? कौन सी स्टेज थी? थर्ड स्टेज थी। रावल पिंडी ना BBS से उनका ऑपरेशन हुआ था। अच्छा ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हम डॉक्टर साहब को क्या सजेस्ट कर सकते हैं? थर्ड स्टेज कैंसर में भी अगर वो रेडिएशन और कीमो की नहीं हुई, आई थिंक कुछ ऐसी बिल्कुल होनी चाहिए थी। आई थिंक कुछ जो हिस्ट्री है वो सही नहीं दे रही, मिस इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अगर स्टेज 3 था तो स्टेज 3 में कीमो भी होती है, स्टेज 3 में रेडिएशन भी होती है, एंड इफ हार्मोन पॉजिटिव तो उसको हम 5 से 10 साल के लिए हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन सही हो तो फिर हम ज़्यादा इलैबोरेट कर सकते हैं। एज फार एज पेन इज कंसर्न, देखिए जब ब्रेस्ट रिमूव होता है उसके बाद, और ब्रेस्ट और हमारी बगल के भी जो नोड्स होते हैं जिसे हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, अगर वो रिमूव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका हाथ खिंचाव आता है। जो आपका हाथ होता है ना उसको फिर आपको कंटिन्यूस मूवमेंट करने की जरूरत होती है, फिजियोथेरेपी कराने की जरूरत पड़ती है। सम टाइम ऐसा होता है लोग नहीं कराते या एक्टिव उस हाथ को एक्टिवली यूज नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो इतनी स्वेल कर जाती है कि फिर बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत, और वो पेन और स्वेलिंग ये उसी के साइन एंड सिम्टम्स है।
तो बेहतर ये है कि वो अगर उनको पेन हो रहा है या अगर स्वेलिंग हो रही है तो ऑफ कोर्स वो डॉक्टर अकॉर्डिंग टू हर कि उन्होंने MRI और स्कैन वगैरह कराए हैं, वो क्लियर है, लेकिन आई थिंक उसको फिजियोथेरेपी कराने की जरूरत है। प्लस एक चीज ये है कि उस हाथ से आपने वेट बहुत नहीं उठाना, कहीं ना कहीं जब वो वेट ज्यादा उठाते हैं तो भी कहीं ना कहीं खिंचाव पड़ता है और वो पेन हो सकता है। तो एक ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, उसको फॉलो करें तो होपफुली इंशाल्लाह ये कि वो से रिकवर करें। बिल्कुल, अगर आप थर्ड स्टेज बता रही तो फिर जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको पेन भी हो रही है। अच्छा, एक चीज़ ये ज़रा जो माएँ देख रही हैं और बहुत सारे मैं ऐसे फादर्स को भी देखती हूँ कि दे आर वेरी कूल एंड वेरी चिल अबाउट इट कि उनका छोटा बच्चा या उनका बच्चा उनके सामने वेप कर रहा है, क्योंकि अब वेप काफ़ी ज़्यादा फैशन में इन है। मैं अभी एक फूड डिलीवरी की साइट है, मैं अभी डॉक्टर साहब को खोल के वही दिखा रही थी कि देख लीजिए, अगर मैं फूड डिलीवरी की वो साइट भी खोलती हूँ तो वहाँ पे भी हर फ्लेवर का आपको वेप जो है वो दस्तयाब है। तो अब आप मुझे बताएं कि एक वेप, हम सिगरेट में यहाँ पे कह रहे जी कि तंबाकू नोशी मुज़र है, तो फिर जो वेप और आजकल बच्चे पी रहे हैं, डॉक्टर साहब ये कितना ज़रा बच्चों के लिए, मैं चाहूँगी आप दोनों ज़रा इस पर नज़रसानी भी करें कि कितनी खौफनाक चीज़ है और ये कितने ये जो हम कॉमन बीमारी है वेप की। सो बेसिकली एडिक्शन की एडवांस फॉर्म आ गई है कि लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया है तो अंदर निकोटीन ही, ठीक है, निकोटीन स्मोकलेस होके जा रहा है या स्मोक के साथ जा रहा है, हार्म तो वही करेगा, जिसके रिजल्ट्स वही हैं कि लंग कैंसर भी हो सकते हैं, थ्रोट कैंसर्स भी हो सकते हैं, ओरोफेरेंजियल कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो इसको हम इससे बच नहीं सकते। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि ये सेफ है यूज़ करना, ये उतना ही हार्मफुल है जितना सिगरेट स्मोकिंग हार्मफुल है। तो अगर आप स्मोकलेस कुछ कर रहे हैं लेकिन वो कुछ फिल्टर्स के थ्रू आपका कोई भी लिक्विड अंदर जा रहा है, वो निकोटीन तो है, क्योंकि उसी ने आपको एडिक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से आप रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। तो ये सेफ तो कहीं से भी नहीं हो सकता। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि जी नहीं है, इससे कोई हार्म नहीं होता, और फिर बाद में जाके जब इस पर स्टडीज होती हैं तो पता चलता है बिल्कुल हार्मफुल है। तो एज गवर्नमेंट के से हम यहाँ से मीडिया के तवज्जो से उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे तंबाकू नोशी पे कितना कहा गया है, बैन है, कैंपेन चल रही हैं, गुटखा पान के लिए कहा गया कि बिल्कुल सख्ती से मनाएं। एक जमाने में इस पे थोड़ा सा काम भी हुआ था, और जब काम हुआ था तो अनफॉर्चुनेटली लोगों के घरों में खुद डिलीवर की हो रही थी ये चीजें, और मेरे इर्द गिर्द के लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग थे, वो कहते थे कोई मसला नहीं, अगर वहाँ पान की दुकान पे नहीं मिल रहा तो वो हमारे घर पे पहुंच जाएगा। ये मुझे बताएं ये क्या है? अक्सर मैं जो मजदूर लोगों को देखूं, अगर किसी दर्जी वाले के पास भी चले जाएं या अक्सर शेफ वाले के भी, तो लोगों ने ना मुसलसल मुंह में एक चीज दबाई हुई होती है। तो क्या ये से क्या उनकी नफ्सियात क्या कह रही होती है कि ये उनको अच्छा हिट देगी, वो काम ज़्यादा कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा देगी? ये इनके माइंडसेट हाँ, ये माइंडसेट है कि उनको फील होता है कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने टास्क और अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर उनको ये चीज मिलती रहे। तो ये उनके माइंडसेट की बात है और कुछ नहीं। जैसे मैं देख रही हूँ कि इवन के तालीमी इदारों में भी अब ये चीज़ हो गई है, एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली, कि कोई ना कोई ऐसा ड्रग जिनको लग रहा होता है कि उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ में इजाफा कर देगा, वो उनको और ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा। तो ये भी एक बड़ी खौफनाक चीज़ है। बिल्कुल, ये फैशन सिंबल बन गया अब थोड़ा सा कि आपको हर एक को, अगर ऑफ कोर्स एक बच्चे का ग्रुप बैठा हुआ है बच्चों का, तो उसमें अगर एक भी नहीं कर रहा तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं फील कर रहा होता है कि मैं कहीं ना कहीं इनसे शायद कमतर हो रहा हूँ कुछ। तो ये फैशन सिंबल है। आई थिंक पेरेंट्स को बहुत नजर रखने की जरूरत है, पेरेंट्स को कॉन्शियस होने की जरूरत और है। मुझे कसम से कभी कभी पेरेंट्स पे गुस्सा चढ़ता है जो इतने कूल है कि अगर उनके छोटे बच्चे या उनकी बेटियां या बच्चियां जो कि कॉलेज गोइंग है, जब उनके सामने वेप पी रही होती हैं, इवन स्कूल गोइंग एंड दे आर ओके अबाउट इट, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ना फिर उन माँ बाप को भी जरा, आई एम सॉरी प्लीज पार्डन माय फ्रेंड्स, पर चित्रौल कर देनी चाहिए, हाँ लगा देनी चाहिए हल्की ढोल की थाप पे उनको। हाँ, क्योंकि ये एक आपको आइडिया नहीं अपने बच्चे को कहाँ धकेल रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद रहमान साहब मौजूद हैं, कहाँ से? गुजरांवाला से मौजूद हैं, रेक्टम कैंसर के हवाले से कुछ सवाल इनका। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। रहमान भाई क्या पूछना चाहेंगे आप? अच्छा बेला, मैं ये आपसे एक बात करना चाहूँगा। आप चूंकि कराची में प्रोग्राम कर रही हैं, जी जी, कराची में गुटखे वगैरह खाए जाते हैं, काफी कॉमन है, तो इसलिए आप ओरल और नेक कैंसर के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, और जी जी, और मेनली कॉमन जो है ना वो सर्वाइकल कैंसर के हवाले से डिस्कस कर रहे जी। हैं। हम पंजाब में रहने वाले हैं, खादों के शौकीन है, तो यहाँ पे गैस्ट्रो के हवाले से IBS IBD के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, इसके अलावा हेमोराइड्स के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। तो काइंडली ये जरा मैं पूछना चाह रहा था कि कोलोरेक्टल कैंसर की इब्तदाई सिम्टम्स क्या हैं? ओके ठीक है। रेक्टम कैंसर के इब्तदाई सिम्टम्स रेक्टल क्या हैं? कैंसर यूजली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सिम्टम्स के साथ। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है ना वो ब्लीडिंग पी आ रही है, कि पर रेक्टल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट अगर प्रेजेंट कर रहा है
लेकिन हर पर रेक्टल ब्लीडिंग रेक्टल कैंसर नहीं हो सकता। यूजली जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो तो हेमोरॉइड्स है, Hemorrhoids भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हेमोरॉइड्स हो सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आपको पर रेक्टल ब्लीडिंग हो एट एनी स्टेज, आपने सर्जन के पास विजिट करना है। वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, फिंगर एग्जामिनेशन होता है जिसमें फील करते हैं कि कोई ग्रोथ तो नहीं है। इन केस कोई उनको टिप पे या कुछ चीजें फील हो जाए, फिशर वगैरह, वो एग्जामिनेशन में पता चल जाता है। और अगर कोई रेक्टल लो लाइंग ट्यूमर्स हों वो भी फील हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो रेक्टल ब्लीडिंग होती है वो अपफ्रंट रेक्टल कैंसर्स डायग्नोज नहीं होते, लेकिन एनी सॉर्ट ऑफ रेक्टल ब्लीडिंग आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपने जो है ना, आपने सर्जन से जरूर आपने राब्ता करना होता है। और जैसे बता रही डॉक्टर साइमा के सेकेंड सिम्टम ये भी होता है कि चेंज इन बावल हैबिट्स। फॉर एग्जांपल, आपको जो कंसिस्टेंसी ऑफ आपका स्टूल था वो चेंज हो गया है, या आप पहले कॉन्स्टिपेटेड रहते थे, अब आपको लूज स्टूल्स लगातार हो रहे हैं, तो वो भी एक साइंस होता है, क्योंकि आंतों का कैंसर जो है वो ये इस तरह प्रेजेंट कर रहा होता है कि वो चेंज इन बावल हैबिट्स के साथ प्रेजेंट कर रहा हो। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, हमारी आदत जो अब ख़राब है ना कि आप लोग घंटों फोन लेके आप बाथरूम में बैठे रहते हैं। सो मैं कहीं पढ़ी थी कि उससे भी है कि आपका रेक्टम लूज हो जाता है। अब आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन क्या ये जो एक हैबिट्स है, क्या ये भी डॉक्टर साहब के इतने नुकसानदेह हैं? इसका कुछ इस तरह तो नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंटेड इस तरह से नहीं है। हाँ है, लेकिन इस तरीके से है कि आपका जो एक पैटर्न है ना, वो आपको, आप जब इतना लगातार इतने टाइम के लिए बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है, राइट? तो वो कहीं ना कहीं एक स्फिंक्टर होता है या एनल, तो उस पर प्रेशर करता है वो। और मेडिकल इश्यूज हैं जो उसकी वजह से हो सकते हैं, अभी तक प्रूवन नहीं है फॉर कोलोरेक्टल कैंसर, बट येस वो कहीं ना कहीं स्फिंक्टर पे जो जहां से समझे स्टूल पास हो रहा है वो जगह ऑफ कोर्स वो बंद होती है, फिर वो खुलती है, तो वो जगह कहीं ना कहीं लूज हो जाती है। ये मैंने भी थोड़ा सा गो थ्रू किया था इस चीज को, और ये चीजें ज्यादा मिल रही हैं ऐसे लोगों में जो घंटों बाथरूम में टाइम वो कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल पे। आई नो वो उनका यही होता है कि वहां पे बैठते हैं। बावल हैबिट्स का बताया, उसके अलावा भी जो भी अनएक्सप्लेन्ड जो भी आपका ऐसा साइन एंड सिम्टम है रेलेवेंट टू आपका, ये आपकी डाइट बड़ी मैटर करती है। अभी देखिए मार्च हमारा गुजरा है, वो कोलोरेक्टल मंथ था, और इस पर बड़ी बात हुई अवेयरनेस के हवाले से, स्क्रीनिंग के हवाले से। पहले यही बताया, जैसे डॉक्टर फातिमा ने भी बताया कि 45-50 के बाद हमें रेक्टल कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स मिल रहे होते थे, अब हमें 20s में मिल रहे हैं, 30s में। मेरे पास यंग पेशेंट आया, 20-year-old पेशेंट, 18 ईयर्स का एक पेशेंट आया हमारे पास। तो पहले कॉन्सेप्ट था ही नहीं, पहले तो ये, और स्क्रीनिंग भी तभी शुरू होती थी, 45 के बाद स्क्रीनिंग शुरू होती थी, और स्क्रीनिंग में कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए लाजमी लोगों को। लेकिन अब जो जिस हिसाब से हमें यंग पेशेंट्स मिल रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल भी अब चेंज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा अर्ली स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि हमें यंग पेशेंट्स मिल रहे हैं और दे आर वेरी एग्रेसिव। अच्छा, मुझे बताएं, एक तो पिछले दिनों हमने सर्वाइकल कैंसर की भी पूरी एक कैंपेन चली है, और जिसमें जो वैक्सीन के हवाले से बात हुई, तो ज़रा उस पर भी मैं चाहूँगी कि थोड़ी उस पर भी आप ज़रा बात करें कि काफ़ी कि एक चीज़ वैक्सीन जो मैं दस्तियाब नहीं थी, और अगर लग रही, मैं तो हमने शो भी इस पर किया था, मैंने कहा था आई विश कि अगर मेरी एज के ग्रुप के लोगों की होता तो मैं तो फ़ौरन लगवाती, लेकिन पता नहीं था। और उस टाइम पे जब मैं 11-12 साल की थी तो मैं नहीं पता था, वरना जब मेरे अम्मा बाबा मुझे ज़रूर लगवा देते। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर, मैं अक्सर लोगों में देखती हूँ कि जैसे हमारी एंजलिन में, उनको खैर ओवेरियन कैंसर था, लेकिन बहुत से लोग एकदम बताते कि उनको एकदम से 4th केस जो है ना स्टेज कैंसर की जो है वो तशखीस हुई है। ये डॉक्टर साहब, ये एक पता नहीं चलता, ओवरिन कैंसर में भी नहीं पता चलता, या सर्वाइकल कैंसर में पता नहीं चलता। एक्चुअली देखिए, पहले तो ये मैं बताऊं कि 50% कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं। प्रिवेंटेबल का मतलब है कि हम उसको पहले ही रोक सकते हैं थ्रू स्क्रीनिंग या थ्रू जैसे वैक्सीनेशन। आप सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे थे, वैक्सीन अवेलेबल है हमारे यहाँ, बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि हमने नहीं लगाना, इनफर्टिलिटी की बातें हो रही हैं। तो जब आप ये वैक्सीनेशन लगा लेंगे तो 90% सर्वाइकल कैंसर का कॉज HPV है। वो कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं? वो वैक्सीनेशन से कर सकते हैं। तो सोचें, हम अप टू 100% जा सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर फ्री कर सकते हैं पाकिस्तान को, अगर हम इस वैक्सीनेशन को प्रमोट करें। अच्छा, जो लोग, ऑफ कोर्स वही बात है कि हमारे ज़माने में जैसा आप कह रहे नहीं थी, तो एटलीस्ट वी कैन गो फॉर पेप्समेयर। पेप्समेयर भी यही है कि प्री इन्वेजिव कंडीशन, यानी कैंसर से पहले की जो कंडीशन है वो हमें पता चल सकती है एक छोटे से टेस्ट के जरिए। 3 साल में एक दफा करा लिया जाए तो उससे एटलीस्ट वो चीज पिक हो जाएगी, और एटलीस्ट हम ऐसे कैंसर से तो बचाव कर लें जो प्रिवेंटेबल है, जिसको हम खुद ही रोक सकते हैं। हम स्क्रीनिंग पे नहीं जा रहे। और ये पेप्स में बहुत ज्यादा महंगा टेस्ट भी नहीं है, अगर आप इसे गवर्नमेंट के से कराएं, सेटअप में हो जाता है। हाँ, तो आप प्लीज जो खवातीन देख रही हैं, देखिए आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक तो मैमोग्राम आपको कराना चाहिए, लाइक आफ्टर 40, और इससे पहले तो 40 से पहले आपको क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड। और लेकिन फैमिली हिस्ट्री में अगर जैसे डॉक्टर साहब बात भी करी थी, तो फिर आपको मेरे ख्याल से
30 से ही आपको जो है वो मेमोग्राम की तरफ भी चले जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर